नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार अपनों के ही सवालों में है। सत्र की अवधि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धामी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन में सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है। जब मेरे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगा। राजनीतिक एजेंडे के लिए सत्र नहीं चलाया जा सकता है। सदन की अवधि को लेकर कटघरे में सरकार। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ। और सत्र समय से पहले खत्म होने पर विधायकों के बयान भी सामने आ रहे हैं। विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए हैं। हमारे सरकार का फेलियर सामने आ रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसमें सुधार करे, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिनको चुनकर भेज रखा है, जनता की जिम्मेदारी उन पर बनती है कि भाई हम जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो आज लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है, जो व्यवस्थाओं पे जो है भरोसा कमज़ोर हो रहा है, उसकी बात हम सरकार के सामने रखें और सरकार उसमें सुधार करे। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र ख़त्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में जो है कि सत्र ख़त्म कर दे रही है, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है और सरकार के मन में दृढ़ संकल्प नहीं है कि वो विपक्ष की बात सुने। लंबा सत्र कराने की बात चल रही थी और ये भी 5 तारीख तक होना था, किंतु बीच में सत्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि बिजनेस जितना होता है उसी के अनुसार सत्र चलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है। जैसा काम होगा, आगे लंबा सत्र चलेगा, बजट सत्र होगा तो फिर काफ़ी लंबा चलेगा, मुझे ये लगता है। तो सत्र समय से पहले खत्म होने पर और क्या कहना है विधायकों का, वो भी आपको सुनाते हैं। ये अगर हमारी पीड़ा नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। और मैं मानता हूँ कि विधानसभा अध्यक्षा जी का भी ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो जैसे कि मैं पहली बार का विधायक हूँ, तो हम लोगों को भाई सीखने को भी मिलेगा। अगर हम सत्र में हमें ज़्यादा समय मिलेगा तो निश्चित ही कि अब बिज़नेस नहीं था तो अब ये तो भाई विधानसभा अध्यक्ष और सरकार का काम है। बाकी हम ज़रूर ये चाहेंगे कि अगर आगे भी सत्र हो तो कम से कम 10-15 दिन का हो। बिजनेस कम होने की वजह से सत्र कम चला है, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे वो तो सब हमने उठाए, और वो जो मेरे द्वारा सल्ट विधानसभा के समस्याओं के जो क्वेश्चन थे मेरे तो शुरू से ही लगे गए थे, और लगातार मेरे 2 दिन मैंने अपने क्षेत्र के प्रश्न उठाए, और जो विधानसभा का औचित्य होता है वो मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र का पूरा हुआ। तो देखिए, इस पूरे मामले पर विधायकों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी, क्या कुछ उनका कहना है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, और जानकारी उनसे ले लेते हैं। पंकज, विपक्ष ने तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रितु खंडूरी ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार की तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्या सरकार की तरफ से पक्ष है इससे लेकर? देखिए, सरकार की ओर से ये पक्ष है कि सरकार ने जो अपना एजेंडा तय किया था उसके आधार पर सत्र चलाया गया है, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि सदन की जो अवधि है वो 2 दिन की रहेगी, और ये पहले ही जब कार्यमंत्रणा की बैठक होती है उसमें 1-1 दिन का एजेंडा तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही सत्र की कार्रवाई चलती है। लेकिन क्योंकि सदन की जब कार्रवाई पूरी हुई उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से ये कहा है कि बिजनेस नहीं था, उसके वजह से सदन की कार्रवाई पूरे 2 दिन तक चली है और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा
जा रहा है कि सरकार अगर पहले से ही तय करती, सरकार के पास ज़्यादा बिजनेस होता तो सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि इसमें विपक्ष के विधायकों का ये भी कहना है कि ये विधानसभा अध्यक्ष का विवेक होता है कि जो विधेयक आए थे सदन के भीतर, जो पटल पर रखे गए थे, उनको अलग अलग दिनों में डिवाइड करके उनको उन पर चर्चा करा के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्वनि मत से सभी विधायकों को एक ही दिन में पूरी तरह से पास करा दिया, और ये कहीं ना कहीं सरकार का भी एक फेलियर रहा है कि विपक्ष ने जो अपने मुद्दे उठाए थे, जो उठाने की कोशिश की जा रही थी, वो सरकार की पास नहीं जा पाए और सदन के स्तर से सरकार तक नहीं वो समझा पाए हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए सीधे तौर पर आयुषी ये कहा जा सकता है कि क्योंकि तमाम जो विधायक है, अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी की इंटरनल क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ से विधायक आते हैं और वहाँ के तमाम सवाल लगाते हैं और अपने कई मुद्दे विधानसभा में लेकर आते हैं ताकि वहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन 2 दिन में जितने सवाल लगाए गए थे, 615 के करीब सवाल टोटल लगाए गए थे विधानसभा में, उनमें से बहुत कम सवालों पर ही जवाब दिया गया है, जवाब तबल हुआ है सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे गए थे। बाकी तमाम जो विधायक के सवाल थे वो छूट गए हैं। तो ये एक पीड़ा विधायकों की है कि विधायक जिन सवालों को लेकर देहरादून आए थे, सदन के भीतर आए थे, वो नहीं उठ पाए हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि सदन की कार्रवाई 1 हफ्ते ही कम से कम होनी चाहिए ताकि उनकी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं उठ सकें और उनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब क्योंकि सरकार का अपना विशेषाधिकार होता है, सरकार जितना बिजनेस तय करती है, कार्य मंत्रालय की तारीख में, क्योंकि तारीख जो बैठक होती है उसमें विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनके आधार पर ही सारी कार्य मंत्रालय की बैठक में बिजनेस तय किया जाता है, उसके बाद आगे का एजेंडा तय किया जाता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ही इस बात को कह रही है कि सदन की कार्रवाई लंबी होनी चाहिए और टैक्स पेयर के पैसे से ही सदन चलता है, वो फिजूल खर्चा नहीं करेंगे। तो इससे विपक्ष को एक हवा मिल गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तो विपक्ष आखिरकार पीछे क्यों रहा है। देखने वाली बात है कि संग्राम यहीं पे खत्म होता है कि आगे भी बढ़ता जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल से करोड़ों की चीनी गायब हो गई है। चीनी मिल से 9 करोड़ की चीनी चोरी होने की आशंका है और सील्ड गोदाम से करीब 9 करोड़ की चीनी गायब है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने चीनी मिल में छापेमारी की। गन्ना विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ये छापेमारी हुई है। 2 से 3 दिनों में चीनी चोरी की रिपोर्ट आ सकती है और दोषियों पर केस दर्ज कराने की तैयारी में अब प्रशासन है। तो ये बड़ा मामला, गन्ना विकास मंत्री हालांकि सौरभ बहुगुणा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 2 से 3 दिन के अंदर जब रिपोर्ट आएगी तो आरोपियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। चीनी मिल से करीब 9 करोड़ की चीनी चोरी की आशंका जताई जा रही है। सील्ड गोदाम था जिससे ये 9 करोड़ की चीनी गायब हुई है। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की से डीएम हरिद्वार का इकबालपुर शुगर मिल में छापा। चीनी गोदाम में छापेमारी कर रहे डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे और चीनी मिल के गोदाम से चीनी चोरी होने का मामला सामने आया था। डीएम हरिद्वार का बयान, चीनी बोरों की काउंटिंग पूरी होने के बाद तय होगा कि क्या कार्रवाई होगी। चीनी बोरों में कम मिलती है तो जो दोषी होगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, ये डीएम हरिद्वार का कहना है। और चलिए विनीत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, हैरान करने वाला मामला, विभाग के नाक के नीचे से चीनी चोरी होती है और अब जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह से इकबालपुर जो शुगर मिल है उसमें जो है सील्ड गोदाम से चीनी जो है चोरी होने का मामला सामने आया, लेकिन जिस तरह से जो मंत्री है सौरभ बहुगुणा, उन्होंने भी इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं और अभी जो कुछ ही देर पहले भी यहाँ से डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे भी पहुंचे थे, जिन्होंने चीनी गोदाम का निरीक्षण किया है जहाँ पर जो है चीनी बोरों की काउंटिंग चल रही है। यानी अभी तक जो है काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है। काउंटिंग पूरी होने के बाद अगर चीनी बोरे कम मिलते हैं तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, ये डीएम हरिद्वार का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर जो चीनी बोरी कम पाई जाती है तो ये बड़ी लापरवाही होगी। अगर ये कैसे लापरवाही हुई ये फिलहाल बाद में तय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी काउंटिंग जो है जारी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विनीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इकबालपुर चीनी मिल से करोड़ों की चीनी गायब। अब जब जांच हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है अधिकारी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना मंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही पहाड़ पर पारे का सितम भी देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में पारा गिरने से नदियां जम गई है तो वहीं टंकियों में भी पानी जम रहा है। ये कह सकते हैं कि सर्दी में पहाड़ पर सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कड़ाके की ठंड पहाड़ी इलाकों में पड़ रही है।
उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि पहाड़ तक जम गए हैं, नदी का पानी जम गया है और आप सोचिए लोगों को कितनी दिक्कत सर्दी से हो रही है। सर्दी का सितम अब देखने को मिल रहा है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं जहां नदी का पानी तक जम गया है। दिसंबर के महीने में सर्दी ने अपने सितम दिखाना शुरू कर दिया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां पहाड़ तक जम गए हैं और नदियों का पानी भी है आपके सामने। पहाड़ पर गिरते पानी का सितम, सर्दी बढ़ते ही जमने लगी नदियां। ये तस्वीरें जोशीमठ के बद्रीनाथ क्षेत्र की हैं, जहां पारा गिरने के साथ ही ऋषिगंगा का पानी देखिए कैसे जमने लगा है। नदी के ऊपरी हिस्से पर पानी जम गया है और ये जमी हुई बर्फ साफ नजर आ रही है। ऋषिगंगा के पानी का ज्यादातर हिस्सा जम चुका है, बस कुछ जगह पर अब पानी बहता नजर आ रहा है। उधर इस तस्वीर को भी देखिए, पहाड़ों पर कैसे बर्फ जमी हुई है। पहाड़ी पर जो घास उग रही है उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। तस्वीर ऐसी लग रही है कि घास को किसी ने सफेद रंग से रंग दिया हो। पारा इतने नीचे आ गया है कि जहां पर भी पानी रुका हुआ है या तो उसका वेग कम है या वो जम जाता है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम के वक्त पारा काफी नीचे आ जाता है। दिन के समय थोड़ा सर्दी से राहत जरूर मिलती है, मगर सुबह और शाम के समय खून जमा देने वाली सर्दी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो 2 फरवरी से 8 फरवरी तक औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के साथ ही फिश रेस का भी आयोजन होना है और इसी को लेकर सभी विभागों की बैठक हुई। बैठक में प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से फिश रेस के लिए स्कीइंग उपकरण खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। आपको बता दें कि औली में 2 से 8 फरवरी तक स्कीइंग और फिश रेस की प्रतियोगिता होनी है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क अपने बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क से ब्लू शिप, जिसे स्थानीय भाषा में भरल भी कहा जाता है, उसकी मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई है। पार्क में ब्लू शिप का एक झुंड घूमता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें रोमांच पैदा करने वाली है क्योंकि कभी कभार ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और वन्य जीव प्रेमी भी इसे देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं टिहरी के मैकोट गांव में अभी भी गुलदार की दहशत है और फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत है और वो अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। हालांकि गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने के लिए 2 शिकारी भी तैनात किए गए हैं और कैमरा ट्रैप के जरिए भी गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। 27 नवंबर को गुलदार ने 12 साल के बच्चे की जान ली थी, तो वहीं बडियार गांव में भी गुलदार ने 22 नवंबर को एक ग्रामीण पर हमला किया था। और इधर सर्दी बढ़ने के साथ ही अब वन्यजीव आबादी वाले इलाकों के पास नजर आने लगे हैं। उत्तरकाशी में एक छोटा तेंदुआ घर के आंगन में घूमता नजर आया है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक छोटा तेंदुआ घर के पास घूमता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गुलदार का कहर देखने को मिल रहा है। घर के आंगन में ये छोटा गुलदार देखने को मिल रहा है तेंदुआ और पास ही सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गया है। तो उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनने जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो धर्मांतरण पर धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया गया है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बलात् मतांतरण में प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं
कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। इधर चमोली के डीएम ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था को आदेश दिए हैं और मशीनें मंगवाकर काम तेजी से करवाए जाने की कहा है। डीएम ने कहा है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो रुड़की और उसके आसपास के इलाकों में कितनी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है और इन अवैध कॉलोनियों पर अब विकास प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बीते दिनों भगवानपुर और रुड़की क्षेत्र में 13 अवैध कॉलोनी सील की गई थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अथॉरिटी की इजाजत के बगैर कोई भी कॉलोनी बसाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में जो है लगातार कार्रवाई चलती रहती है और अभी तक हम लोगों ने भगवानपुर और रुड़की क्षेत्र में 13 जो है अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियाँ कट रही थी उन पर हमने सील कार्रवाई की है और जो अनाधिकृत रूप से जो बिल्डिंगें भवनें बन रहे हैं उन पर हम लगातार सील कार्रवाई हैं। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में डीएवी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। गोपेश्वर में छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। देहरादून में डीएवी के छात्र ये हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपेश्वर में छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर इन छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की बात और मांग इनकी तरफ से की जा रही है। सख्त से सख्त सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। इधर रुड़की शहर में काफी लंबे समय से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की तैयारी हो रही है। 6 करोड़ के बजट से 3 मल्टी पार्किंग बनाने की योजना है, मगर अभी तक एक भी पार्किंग नहीं बन पाई है। पार्किंग की कमी के चलते आए दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है और पार्किंग नहीं होने से लोग सड़कों के किनारों पर ही वाहन पार्क करते हैं। 3 पार्किंग प्रस्तावित हैं। एक पार्किंग जो है तहसील परिसर रुड़की में है जिसमें प्राधिकरण द्वारा जो है कार्य कराया जा रहा है। उसको भारत सरकार की संस्था NHIDCL द्वारा जो है उस पर कार्य किया जा रहा है क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग है और स्वचालित पार्किंग है और उसमें जो है DPR और मृदा परीक्षण इत्यादि का कार्य हो चुका है। DPR का परीक्षण जो है प्राधिकरण स्तर पर अभी विचाराधीन है। और दूसरा जो है चौपाटी बाजार में वो यूपी इरीगेशन की हमारी ज़मीन है, उनके से अनापत्ति हमने मांगी है, अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इधर हल्द्वानी में हाथियों का आतंक जारी है। हाथी अक्सर जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं और तांडव मचाते हैं। मगर हाथियों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए रिहैब कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हाथियों की आबादी से दूर रखने के लिए मधुमक्खियों के बॉक्स को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां हाथियों वाले आबादी वाले क्षेत्र में हाथी एंट्री करते हैं और जब भी कोई हाथी यहां से गुजरेगा तो मधुमक्खियां उड़ जाएंगी, जिससे वो हाथियों को डंक मारेगी और हाथी डरकर वापस जंगल की तरफ भाग जाएंगे। हनी मिशन के साथ साथ हम लोगों की PMEGP जो प्राइम मिनिस्टर रोज़गार गारंटी योजना है उसके तहत भी हम लोग काफ़ी लोगों को यहाँ रोज़गार देने का फ्यूचर हमारा पूरा प्लान है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो क्लस्टर हैं वो हम एक नया क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं जिसमें 500 लोगों को रोज़गार देने का मकसद है। अपर आयुक्त ने रामनगर तहसील का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में रखे जरूरी कागजात के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एक महिला ने अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर अपर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। तहसीलों का जो निरीक्षण आयुक्त कार्यालय को करना पड़ता है, तो कहीं जो है आयुक्त सर करते हैं और जो है कुछ तहसीलों में जो है अपर आयुक्त वो आज जो है उसमें जो है मुझे यहाँ पर जो है निरीक्षण करना है तहसील का। और पौड़ी जिले में सतपुली और कलजीखाल को आपस में जोड़ता पैदल पुल हादसे को न्योता दे रहा है। ये पुल जर्जर हो चुका है, मगर मजबूरी में लोगों को इसी से आवाजाही करनी पड़ती है। हर रोज छात्र छात्राएं भी इसी से होकर गुजरते हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।